जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज फिर हमारे साथ ईरान इजराइल के युद्ध के बीच अमेरिका की क्या भूमिका है, पाकिस्तान की क्या भूमिका है, इस सब के जानकारी के लिए हमारे साथ डिबेट में आ गए हैं हमारे पुराने विशेषज्ञ प्रेम कुमार जी। प्रेम कुमार जी का पिछला भविष्यवाणी जितना भी हुआ था सारे सटीक गया था। इनका एक तरह से राजनीति के ऊपर बहुत अच्छा पकड़ है। से प्रेम जी हम एक चीज़ देख रहे हैं कि अमेरिका का जो भूमिका है, पहले इजराइल को उकसा देता है ईरान के साथ युद्ध करने में, अब फिर टाइम पे टाइम लेते जा रहे हैं। क्या ये मतलब ईमानदारी है या उल्टा फेरी करते जा रहा है? देखिए, अमेरिका जो है अपना जियो पॉलिटिक्स में अपना वर्चस्व बना के रखना चाहता है। वो हर हालत में चाहता है कि हमारा दबदबा पूरे विश्व में कायम हो। तो एक मोहरे के तौर पे समय समय पर वो विभिन्न देशों को अपने मोहरे के तौर पर समय समय पर उसने उपयोग किया। मतलब दोगलापंथी करते हैं जी, कहा जा सकता है, एक अलग भाषा में ये बोला जा सकता है उसको। तो उसका रूल है कि किसी को आगे करके युद्ध करवा के फिर बीच में मैं अपना पर्सनली अमेरिका का लाभ उसमें ढूंढ कर उसके बाद अपने हिसाब से मतलब देश का वर्चस्व कायम रखूं पूरे विश्व में और एक प्रेशर बना के रखूं कि हमसे बेहतर कोई नहीं है पूरे विश्व में। तो ये भारत के साथ में भी यही क्रेडिट लेने वाली घटना हुई थी। जहाँ भी युद्ध होता है तो यही किया जाता है अमेरिका के द्वारा। अच्छा, मतलब कि अमेरिका जैसे ब्रिटेन इसके रूस और यूक्रेन के साथ किया, मतलब यूक्रेन को लड़ा दिया, फिर धीरे धीरे उसको बर्बाद करवा दिया। कहीं ऐसा इजराइल के साथ तो नहीं हो पाएगा? शुरू से ही पॉलिसी थी अमेरिका की कि एक प्रतिद्वंदी के तौर पर, चाहे शीत युद्ध के समय से देखा जाए तो अमेरिका का प्रतिद्वंदी एक रसिया था। उस प्रतिद्वंदी को उसने कुछ समय के लिए शीत युद्ध के द्वारा तोड़ दिया और पूरे विश्व पर अपना वर्चस्व कायम कर रखा था पिछले दिन। लेकिन रसिया भी कुछ कम नहीं, वो भी अमेरिका को समय समय पर चैलेंज करते आ रहा है। तो अभी इनको देखिए, यूक्रेन के पास खनिज संपदा व्यापक तौर पर, अमेरिका का खनिज संपदा पे भी नज़र है और रसिया भी डैमेज, ऐसा अमेरिका का पॉलिसी था। तो मतलब ईरान से जो युद्ध हो रहा है उसमें अमेरिका खुल के साथ देगा इजराइल का? देखिए, खुलकर साथ देने में उसको भी डाउट अभी लग रही है, क्योंकि रसिया उधर युद्ध में फंसा हुआ है और वो नहीं चाहता है कि रसिया इसमें बीच में फ़ायदा उठा ले। अगर अमेरिका इसमें इंगेज होता है तो रसिया ईरान का सपोर्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि उसका मजबूरी है, क्योंकि वो अच्छा, मतलब रसिया जो है उसका काफ़ी पैसा लग रखा है ईरान में। जी, और परमाणु डेवलपमेंट में रसिया का भी हाथ है। दूसरी बात, पैसा लगे ना लगे, अभी रसिया जैसे यूक्रेन से 2-3 साल से लगातार युद्ध लड़ रहा है, तो उसका अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक डैमेज हो चुका है। तो वो भी ना चाहेगा कि हमारा जो प्रतिद्वंदी है वो भी डैमेज हो। तो वो भी चाह रहा है कि किसी तरह यूएस को भी फंसाया जाए। अच्छा, मतलब अमेरिका को भी बीच में खींचना चाह रहा है, लेकिन ट्रंप सरकार जो है न्यूट्रल नहीं, हमें न्यूट्रल नहीं, वहाँ की पॉलिसी ही ऐसी है। वहाँ किसी का भी सरकार हो, तो आप देखिए अफगानिस्तान युद्ध देखिए या पाकिस्तान को कैसे यूज करना है वो देखिए, सभी में तो सिर्फ पर्सनल लाभ ही देखा जाता है। अमेरिका सिर्फ पर्सनल लाभ देखा। आज देख रहे थे हम प्रेम जी टीवी पे कि ईरान जो है भारत से रिक्वेस्ट किया है कि आप जो है इजराइल के ऊपर अपना दबाव बनाइए कि वो किसी तरह हमारा जो एटॉमिक प्रोग्राम है उसमें दखल ना दे और युद्ध को ख़त्म करे। ये ईरान की मजबूरी है या ईरान जो है मिसाइल अटैक करके भी दिखा रहा है और दूसरे से दबाव भी दिलवाना चाह रहा है, या ईरान थक चुका है? देखिए, भारत का जो विदेश नीति है उसमें इजराइल और ईरान दोनों साझेदार हैं, व्यापक तौर पर दोनों का साझेदार है। अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें ईरान न्यूट्रल है। नहीं प्रेम जी, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताऊँगा, कुछ न्यूज़ चैनल में मैंने देखा था कि ऑपरेशन सिंदूर में ईरान जो था खुल के पाकिस्तान के साथ खड़ा था, वो देखा जा रहा था। लेकिन भारत के साथ जो है इजराइल खुले मंच पे तैयार था कि तुम कुछ भी करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए, मुस्लिम कंट्री के तौर पर ये बातें अफवाह के तौर पर हो सकती है, लेकिन खुले तौर पे जैसे तुर्की ने भारत के साथ किया। हाँ। भारत उसके यहाँ भूकंप आया तो व्यापक तौर पर सहायता राशि, मेडिकल फैसिलिटी वगैरह सब भारत द्वारा भेजा गया, जिससे वो आपदा से उबर सके। लेकिन तुर्की ने क्या किया? ड्रोन भर भर के पाकिस्तान को दिया ऑपरेशन सिंदूर। भारत के पीठ में जो जबकि एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल भारत ने तुर्की में बनाया। तो वैसे तौर पे तो एक ईरान नहीं आया। दूसरी बात, ईरान एक शिया बाहुल मुस्लिम कंट्री है,
तो वैसे भी पाकिस्तान के साथ उनका उतना लेकिन बनता नहीं इनका है। ये देखा जाता है कि अगर आपस में ये शिया सुन्नी करके एक दूसरे से खूब लड़ते हैं, लेकिन अभी जब उम्मा की बात होती है तो एक दूसरे का साथ देने लगते हैं। जैसे भारत में मुस्लिम बहुत विरोध करता है ईरान का, लेकिन जब ये उम्मा की बात आई है तो ये सारे सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि मिस्र, जॉर्डन, सऊदी अरब ये सब सपोर्ट नहीं कर रहा है। इजराइल का जो ये मिसाइल वगैरह आ रहा है, बॉम्बर वगैरह आ रहा है, वो जॉर्डन, मिस्र के रास्ते से ही आ रहा है। लेकिन फिर भारत के मुस्लिमों को क्या हो गया है कि लगातार सपोर्ट कर रहा है देखिए ईरान का। कानून इतना यहाँ पे बहुत मतलब कमज़ोर है। अभी देखिए भारत के चारों बगल मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान भी बगल में, अफ़गानिस्तान भी एक प्रकार से बोला जाए बगल में ही है, बांग्लादेश हो गया, ये सारे कंट्री में कट्टरपंथ बहुत ज़्यादा है। अच्छा, और यहाँ से जो एक भारत को होना चाहिए कि बॉर्डर पे जो क्रॉस किया जाता है वहाँ के नागरिकों द्वारा, उसके खिलाफ कोई बढ़िया कानून नहीं है भारत के पास। इस कारण से वहाँ के नागरिक व्यापक तौर से भारत में घुसपैठ करते हैं, और जो भी ये सपोर्ट वगैरह देखते हैं, इजराइल का विरोध, फलाना का विरोध या पाकिस्तान का सपोर्ट, ये सब वही घुसपैठी है। अभी हाल ही फिलहाल में जब ऑपरेशन सिंदूर चल रही थी तो मोदी सरकार के द्वारा जो भी पाकिस्तानी नागरिक है या जो भी पाकिस्तान में शादी किया उनको देश खाली करने का ऑर्डर जारी किया गया। तो वो हंसी वाली बात जो आई थी कि मतलब पाकिस्तान में शादी कर रहा था और बच्चे भारत में पैदा कर रहा था। अभी देखिए ना, हाल ही में दिया गया सर्वे में लगभग 5 लाख ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने पाकिस्तान में शादी किया और बच्चा यहाँ भारत में पैदा कर, और एम्स का फैसिलिटी ले रहा है। सारा फैसिलिटी वो भारत का ले रहा है। और प्रत्येक लेडीज को देखा जाए तो औसतन 5 से 6 बच्चा, औसतन। मैं ये नहीं बोला कि सभी को 5, लेकिन औसतन मतलब किसी को 12 है तो जी किसी को 4, किसी को 2 भी है, लेकिन औसतन देखा जाए तो 5 बच्चा प्रत्येक आदमी। तो 5 लाख लेडी और 5 बच्चा औसतन, तो 25 लाख बच्चों का पिता जो है वो पाकिस्तान है। उनका क्या मानसिकता होगा भारत के सपोर्ट में? अच्छा, मतलब टोटल 25 लाख आबादी है औसतन भारत हो में, सकता है। जिसका कि पाकिस्तान के देखिए अंदर पिता ऐसा मैं प्रॉपर पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक सर्वे के आधार पे मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इस आधार पे देखा जाए, अब वो 25 लाख यहाँ पे, उनका मानसिकता तो पाकिस्तान के सपोर्ट में होगा, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि उनका पिता वहाँ का है, कॉन्टेक्ट में वो है, जाती आती है यहाँ की महिलाएं। तो वो आज जो घटना देख रहे हैं कि यहाँ पे रोड पे लगाया गया पाकिस्तान का झंडा ताकि उस पर लात दे के आदमी चले, पैर दे के चले, तो उसको आके कोई लेडी आ रही है उखाड़ रही है, कैसा काहे कर रहे हो, कोई बच्चा आ रहा है उसको उखाड़ के, वो सब क्या है? उसमें बस डीएनए पाकिस्तान का, अच्छा, खास सिर्फ वो भारत के रहे। और ये व्यापक तौर पे घुसपैठ हुआ है बांग्लादेश की तरफ से एक सर्वे, मतलब इसी से इजराइल भी जूझ रहा है। इजराइल तो अच्छा, अगर मान लीजिए अमेरिका साथ नहीं देता है इजराइल का, तो ये इजराइल ने कहा है कि अमेरिका साथ दे चाहे ना दे, हम तो जितना लड़ना है हम अपनी देश की सुरक्षा करेंगे ही करेंगे। क्या अगर अमेरिका साथ नहीं देता है फिर भी इजराइल ईरान को नहीं छोड़ेगा? देखिए जहाँ तक इजराइल की बात है, इजराइल तो दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी सभ्यता है। उसने तो अपने मतलब उसके सभ्यता का नरसंहार तो हिटलर के समय से ही होते आ रहा है। तो जैसे कहा जा रहा था कि सऊदी अरब में जहाँ मक्का मदीना है वहाँ पे 2 लाख यहूदी रहा करते थे, लेकिन सबको मार दिया देखिए गया। मिडिल ईस्ट जो था वो सारे यहूदियों का ही गढ़ था। आज ईरान है, ईरान भी यहूदियों का ही देश हुआ फारसी करता फिर हुआ करता। जी, उन्हीं का वर्चस्व था। लेकिन कालांतर में इस्लामोफोबिया कहा गया, उसके आधार पे लूटपाट मारकाट के वजह से आदमी को देश छोड़ना पड़ा। जैसे भारत में देख लीजिए ना, एक समय में मैंने अफगानिस्तान छोड़ा, फिर जाके पाकिस्तान छोड़ा, बांग्लादेश छोड़ा, उसके बाद अब कश्मीर को भी छोड़ना पड़ रहा है कुछ हद तक देखा जाए तो, क्योंकि वहाँ हिंदू 1 या 2% होगा, कहा जाए खत्म ही हो, कश्मीर में हो गया। उसी प्रकार से केरल, बंगाल में भी आज आए दिन आप देख ही रहे हैं। तो ये तो इस्लामोफोबिया है। मैं किसी मतलब ईरान को जो है इजराइल नहीं छोड़ने वाला, नहीं छोड़ना। अब मैं किसी धर्म पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन एक इतिहास हमारा यह बता रहा है। मैं किसी का भावना को आहत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक इतिहास अगर आप पढ़ते हैं तो इतिहास में ये देखा गया है कि व्यापक तौर पर जहाँ पर ये बढ़ते जा रहे हैं वो खाली होते जा रही है। तो इजराइल के साथ भी, यहूदी के साथ एक समय में यही हुआ। तो उसने देखा कि मैं तो सिमट गया, अब तो मैं अस्तित्व मेरा खत्म होने वाला है। तो अब जिसका अस्तित्व खत्म होने वाला है वो तो अब सोच लिया है कि मरता अपना वो अस्तित्व एक बचाएगा। कहा जाता है हम लोग के एरिया में कि मरता क्या नहीं। अच्छा, वो तो समझ चुका है कि अब मैं खत्म ही हो जाऊंगा अगर इसको छोड़ दिया। मतलब अमेरिका के बिना भी इजराइल जो है बम बर्दाश्त नहीं छोड़ेगा। लड़ेगा। और जितना भी एटॉमिक सेंटर है
ईरान का, उस सब को ध्वस्त करके ही मानेगा, चाहे वो पहाड़ के बीच में सुरंग बना के हो, चाहे वो किसी भी गुफा के अंदर हो, वो इजराइल अब उसको ध्वस्त करके ही छोड़ेगा। क्या लगता है कि ईरान को तबाह करने के बाद 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद कहीं इजराइल का अगला टारगेट जो है वो पाकिस्तान तो नहीं है? देखिए, इजराइल तो समझ रहा है कि हमारे यहूदी वैसे भी इजराइल में 90 से 95 लाख बचा हुआ है। अब पूरे विश्व में होगा 5 से 10 लाख या 20 लाख हो सकता है, मैं तो प्रॉपरली रूप से नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वो जानता है कि अगर न्यूक्लियर पावर इसके पास आए तो हो ना हो, जिस प्रकार से अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान पे इसका परीक्षण किया और उसका घुटनों पे ला दिया जापान को, राष्ट्र, उसके सहयोगी राष्ट्र को, तो इजराइल को भी डर है कि अगर कोई परमाणु बनाने में सफल हो जाता है देश मिडिल ईस्ट का, तो हो सकता है उसका जो परीक्षण हो इजराइल पे ही। हाँ, कुछ भी कर सकता है। और दूसरा क्या है, कोई भी मुस्लिम कंट्री के पास अगर परमाणु का बम रहता है तो उसका नियंत्रण जो है कभी भी आतंकवाद के कमांडर के पास जा सकता है, क्योंकि जितने भी देश हैं सब में आतंकवाद का प्रोडक्शन होता है। अभी हाल ही में देखिए ना, पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश है, परमाणु का धमकी भारत को लगातार मिलता आ रहा है। अभी देखिए आतंकवादी को मारा गया, ग्लोबल आतंकवादी मारा गया ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान, लेकिन वहाँ की सेना क्या की, उसको पाकिस्तानी झंडे में लपेट कर उसको सैल्यूट, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तो इसको क्या कहा जाए? जबकि इजराइल, जब पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा था तो उस टाइम पे पाकिस्तान ने कहा था इसको, भारत को, कि इंदिरा गांधी की सरकार थी कि आप रोकिए उनको बनाने से, अगर आपसे नहीं होता है आप अपना ज़मीन यूज करने दीजिए, हम बमबारी करके पाकिस्तान का परमाणु रोकेंगे। लेकिन हमारी सरकार जो कांग्रेस की थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने मना कर दिया, बोला वो बना ले परमाणु बम, फिर भी हमें कोई खतरा नहीं है, उनसे हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। जबकि इजराइल पहले से जानता था कि आगे खतरा आने वाला है। देखिए, कांग्रेस जो है ना, शुरू से ही आप देख लीजिए, आज़ादी से पहले, चाहे गांधी का समय हो, मैं गांधी की तो गलत नहीं ठहरा रहा, लेकिन उनकी क्या मजबूरी रही होगी कि प्रो मुस्लिम कैंपेन में वो सबसे आगे थे, और देश को टूटने में भी एक प्रकार से कांग्रेस का ही हाथ है व्यापक तौर पर। और उस समय गांधी जी को आगे आना चाहिए था, मैं उनका गलती नहीं दे रहा, लेकिन समय की क्या परिस्थितियाँ हुई होगी उस समय, ये मैं नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं उस समय नहीं था। लेकिन अगर इतिहास को सही ढंग से पढ़ा जाए तो कांग्रेस शुरू से ही देश को तोड़ के सिर्फ राज करना चाहती है, और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति उस आज़ादी से पहले से करते हैं। मतलब आगे क्या होगा इजराइल के साथ, वो इजराइल पहले से ही भाग जाता है। इजराइल समझ चुका है कि हमको तो लड़ना है। वहाँ प्रत्येक बच्चा जो जन्म लेता है सबको मतलब आर्मी में सेना का ट्रेनिंग जाना ही पड़ता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर हमको अस्तित्व बनाए रखना है तो हमको लड़ना पड़ेगा, तो वो लड़ेगा लास्ट। मतलब रूस ने जो धमकी दिया है इजराइल को कि उसके परमाणु, ईरान के परमाणु के ठिकाने पर बमबारी ना करें, नहीं तो एक तरह से युद्ध रूस के खिलाफ माना जाएगा, तो क्या इसको मानेगा इजराइल? देखिए, मानेगा इजराइल तो मानेगा नहीं। और दूसरी बात, रसिया जो ये बोल रहा है, रसिया सिर्फ चाह रहा है कि इसमें अमेरिका एंगेज हो। रसिया चाह रहा है कि अमेरिका एंगेज हो। जिस तरह से मैं 3 साल से लड़ रहा, अभी देखिए, अभी यूक्रेन थोड़ी ही लड़ रहा है, वो तो अमेरिका अभी बैक हुआ है, ट्रम्प सरकार चेंज हुई तो थोड़ा बैक हुआ है, लेकिन यूरोपीय देशों के सपोर्ट से ही उसने 3 साल युद्ध लड़ा, नहीं और तो आगे लड़ भी रहा है। लेकिन यूक्रेन की क्षमता थोड़ी है कोई रूस के सामने। वो तो रूस चाहेगा तो 2 दिन में यूक्रेन का काम खत्म है, लेकिन यूरोपीय सपोर्ट के बदौलत युद्ध को खींचा जा रहा है। ऐसे रसिया पहले भी जानता था कि 1 महीने के अंदर हम यूक्रेन के ऊपर फतह कर लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। नहीं, बस यही है कि ये जियो पॉलिटिक्स है, मतलब विश्व का क्या बोलते हैं, राजनीति है। अब देखिए, रूस को कमजोर करना चाह रहा है, उसका अर्थव्यवस्था जो एक मजबूत माना जा रहा है, पिलर मान रहा है विश्व अर्थव्यवस्था के रूप में, उसको तोड़ना चाह रही है यूरोपीय देश। मतलब इजराइल जो है ना रसिया का मानेगा, ना अमेरिका का मानेगा, ना नॉर्थ कोरिया का मानेगा, ना भारत का मानेगा, ईरान को तबाह करके ही मानेगा। देखिए, इजराइल जो है मानेगा, लेकिन परमाणु ठिकाना तबाह करने के बाद ही मानेगा, उससे पहले नहीं मानेगा। इजराइल को पता है कि हमको क्षति जितना होगा हमको एक्सेप्ट है, लेकिन ये परमाणु बम सक्सेस नहीं होना चाहिए, ये उसका अच्छा, एक चीज़ इजराइल ने और रेजोल्यूशन पास कर दिया नेतन्याहू ने कि जो खेमनई है वहाँ का राष्ट्रपति ईरान का, उसका मृत्यु का आदेश पास कर दिया है।
इससे पहले भी जो वहाँ का राष्ट्रपति था ईरान का, उसको इजराइल ने ही मार गिराया था। तो क्या हेलीकॉप्टर इस बार दुर्घटना थी। हाँ, हेलीकॉप्टर दुर्घटना थी, लेकिन कहा जाता था कि अप्रत्यक्ष रूप से इजराइल ने ही कराया हो है। सकता है। तो क्या खामनई को फिर से उड़ा सकता है, मतलब कुछ भी कर सकता है? अभी देखिए, अभी इजराइल के ऊपर भी बहुत सारा प्रेशर है, वो लगातार युद्ध लड़ रहा है, उसको भी फंडिंग का कमी है, लेकिन वो चाह रहा है कि जो मकसद मेरा है कि उसका परमाणु बम नहीं बने, उसको मैं समाप्त करूँ। आगे की राजनीति, वैश्विक राजनीति क्या हो, वो अमेरिका का डिसीजन आ सकता है 1 आध हफ्ते में, या हो सकता है कल आ जाए। 2 सप्ताह का उसमें जी, टाइम दे उसके बाद ही उस पे डिसीजन लेगा कि खमेनेई को मारना ही। लेकिन अभी तत्काल इसका निशाना सिर्फ परमाणु ठिकाना है। अच्छा, उसके अगर बाद इस बीच मौका मिलता है तो मतलब जी, अगर अमेरिका कर का सकता सपोर्ट फुल्ली मिल गया, जैसे अमेरिका का सपोर्ट तो है ही बैकडोर से। अभी कुछ उसका आमनेशन भी भिजवाया है जी, अमेरिका ने। अगर इसी तरह से बैकडोर से ऑमनेशन भी मिलता रहे तो इजराइल खमेनेई को भी नहीं छोड़ेगा। अच्छा, मतलब इजराइल जो है किसी का सपोर्ट मिले चाहे ना मिले। अच्छा, एक चीज़ देखने को देखिए कि दुनिया बोलता है कि जो वहाँ से भाग रहा है आदमी, उसको भारत में सपोर्ट दीजिए, भारत में ले आइए और घुसपैठिए बनाइए भारत के अंदर। लेकिन देखिए उसका मुस्लिम देश ही उसका किसी भी घुसपैठिए को नहीं ले रहा है। जैसे अभी गाजा में हुआ था अटैक, इजराइल ने किया था, तो बगल में मिस्र ने एक बहुत बड़ा दीवार बना दिया कि मतलब कोई भी एक भी घुसपैठिया, चाहे मुस्लिम हो चाहे कुछ भी हो, वो हमारे देश में नहीं आएगा। पाकिस्तान ने एक भी मुसलमान को अपने पाकिस्तान में नहीं घुसने दिया। और भारत में क्या चल रहा है कि हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे सेवा, हम सेवा करें। अभी इसी बात की कुछ देर पहले चर्चा हम दोनों के बीच हुई कि भारत में व्यापक तौर पर घुसपैठिए बढ़ जाए, और हिंदू जो है वो मतलब शांति प्रिय माना जाता है, सहिष्णु माना जाता है, वो कभी विरोध नहीं करता। आज 70 साल से सरकार भी मतलब उसी के सपोर्ट में रही और घुसपैठिए पे कोई कार्रवाई नहीं। इस कारण से अभी देखिए ना, अपना सीमांचल क्षेत्र में जितना भी बांग्लादेशी है, लगभग माना जाता है कि बिहार में माना जाता है कि 1 करोड़ के आसपास हो सकता है सीमांचल। तो इतना जनसंख्या, तो ऑल इंडिया में तो सरकार तो बोल रही है कि अप्रत्यक्ष रूप से 2 करोड़, लेकिन मैं मानता हूँ कि 2 से ज़्यादा। और इस कारण से मिस्र में जो है घुसने नहीं दे रहा है, चाहे वो मुस्लिम ही क्यों ना हो। मतलब एक मुस्लिम देश ही है जो दूसरे मुस्लिम को अपने यहाँ शरण नहीं अभी दे रहा है। देखिए 2 करोड़ अगर घुसपैठिए राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड आदि वगैरह बना के भारत में रह रहे हैं, तो वो तो चाहेंगे ही ना कि हमारा जनसंख्या और ज़्यादा बढ़े, ताकि हमको देश से कोई नहीं निकाल सके, हमारे वोट से सरकार बने, हमारे लिए सरकार काम करे, वो तो चाहेगी ही। तो वो तो और चाह रही है कि जहाँ से शरणार्थी हो वो भारत में। अभी देखिए हाल फिलहाल में म्यांमार में रोहिंग्या वाला कांड हुआ, ज़्यादातर रोहिंग्या बांग्लादेश ना जाके भारत आए। कहीं ना कहीं एक सिंडिकेट चल रहा है इस चीज़ का कि भारत में। एक चीज़ मैं आऊँगा पाकिस्तान के ऊपर कि आसिफ मुनीर को जो अमेरिका ने वहाँ बुलाया था, और जिस दिन बुलाया आसिफ मुनीर को, उसी दिन ईरान पे अटैक कर दिया इजराइल ने। क्या ये सोची समझी रणनीति की तरह हुआ? देखिए, पाकिस्तान का जो पॉलिसी है वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है। उसको पैसे फेंक दिया जाए रोटी के तौर पे या कपड़े के तौर पे, जो भी, वो तो नंगा है, भूखा नंगा है, उसको सिर्फ पैसे से ज़रूरत है। और हाँ, बिल्कुल भूखा नंगा ही बोल सकते हैं, क्योंकि पूरा वर्ल्ड उसको भूखा नंगा ही बुला रहा है पाकिस्तान। तो इस कारण से अभी देखिए, अभी ईरान पाकिस्तान मतलब पड़ोसी देश है, अगर युद्ध व्यापक तौर पर फैला तो अमेरिका को भी बेस चाहिए, तो किसका यूज किया जाए? अच्छा, किसका यूज? तो पाकिस्तान को यूज किया जाए, और पाकिस्तान को इसलिए यूज किया जाए कि पाकिस्तान ईरान के समर्थन में भी नहीं आए और उसका हम यूज भी कर रहे हैं। इसीलिए मतलब सांप भी है और लाठी भी, उसका जमीन भी हम यूज करें और उसको सपोर्ट भी नहीं करने दें। अमेरिका पहले से ये सोच के रखा हुआ है। इस कारण से आसिफ मुनीर को बुला के उनको सम्मानित किया जा रहा है, ताकि उसको भी पता है कि पाकिस्तान में जो फौजी जनरल होता है वही देश का मेन नायक होता है, सर्वोपरि होता है, और प्रधानमंत्री वगैरह कुछ भी नहीं है, जो जनरल बोलेगा वही होगा। अच्छा, इस कारण से ऐसा हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब ईरान चारों तरफ से ईरान को घेर के, पाकिस्तान की ज़मीन को यूज करके, ईरान को एकदम सत्यानाश करके, अच्छा उसका यूज करें। अच्छा, बीच में एक बात आई थी प्रेम जी कि अमेरिका चाहता है कि वहाँ का तख्ता पलट करके वहाँ का जो खनिज संपदा है उस पर एकाधिकार हम अपना कर लें। उसके लिए हम खुद ना लड़ें और किसी ना किसी देश को लड़ा दें, जैसे यूक्रेन को लड़ा दिया,
अभी पाकिस्तान को भारत से लड़ा दिया था, तो उसी तरह इजराइल को ईरान से लड़ा दिया और खुद उस पर लास्ट में अटैक करके और पूरे खनिज संपदा पे अभी जो अमेरिका बोल रहा है कि अभी भी देरी नहीं हुआ एग्रीमेंट हमसे कर दो, वो एग्रीमेंट क्या है? वो तो एग्रीमेंट अमेरिका के पक्ष में ही होना है कि मैं आपके देश में विकास करूंगा, आपके खनिज संपदा का दोहन करूंगा, आपको न्यूक्लियर भी नहीं बनाने दूंगा। ये सब देखिए, न्यूक्लियर तो पूरे विश्व के लिए एक खराब चीज़ माना ही जाता है और इरिस्पॉन्सिबल देश वगैरह को न्यूक्लियर नहीं मिलना चाहिए। जैसे पाकिस्तान, इसको मिल चुका है लेकिन यह इसका गलत फ़ायदा उठाना चाहता है हर वक्त। तो विश्व में न्यूक्लियर पावर तो नहीं बढ़ना चाहिए, ये मेरा भी मानना है। लेकिन इसके आड़ में अमेरिका सिर्फ अमेरिकी के बारे में ही सोचती है और वह ईरान का भी अगर समझौता करेगा तो ऐसा थोड़ा है कि सिर्फ न्यूक्लियर ही समझौता होगा। वहाँ पे कंपनियाँ वगैरह, वहाँ के खनिज संपदा का कैसा, तो वहाँ का तेल हमको कैसे सस्ता मिले, ये अमेरिका का पॉलिसी है कि एग्रीमेंट करके मैं अपना लाभ निकालूँ। अभी तेल है उसके पास, तेल सस्ता चाहिए, व्यापार के लिए तेल चाहिए, बस वही है। तो अमेरिका वक्त चाहता है कि हमें सिर्फ फायदा मिले, चाहे जिस भी कीमत पर। मतलब हर तरफ से अमेरिका चाहता है कि हमें फ़ायदा हो, बाकी लड़के मर जाए या कुछ भी हो जाए बाकियों का, उससे कोई मतलब इनको नहीं है। यही आप देखिए ना, पहले भी देखिए आप, जब भारत पाकिस्तान का जंग हुआ था तो अमेरिका पाकिस्तान का सपोर्ट में अपना जंगी बेड़ा भेज दिया था। अगर रूस हमारे सपोर्ट में नहीं आती तो उस समय हमको मुँह की खानी पड़ सकती थी। तो उसका पॉलिसी है कि आप उस समय से ही आप देखिए ना, इतिहास में आप बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं या अभी भी प्रेजेंट में देखा गया कि बोला जाता है, मैं तो इसका प्रमाण नहीं दे सकता, लेकिन बोला जाता है कि पाकिस्तान में नूरजहां एयरबेस पे जो अटैक किया गया भारत के द्वारा, वो बेस वगैरह सब अमेरिका का है, हस्तक्षेप है अमेरिका का। अमेरिकी अच्छा। वहाँ पे अधिकारी सब वगैरह वहाँ पे रहते हैं और नूरजहां एयरबेस पर पाकिस्तानी अधिकारियों का भी एंट्री बैन है, ऐसा बोला जा रहा है। अच्छा, नूरजहां एयरबेस पे तो ये तो यूज ही ना हो रहा है पाकिस्तान का इतना दिन से, तो पाकिस्तान को बचाना भी फर्ज है उसका। क्योंकि मतलब नूरजहां एयरबेस जो है वो एक बहुत बड़ा पावरफुल एयरबेस है। पावरफुल है वैसे सामरिक तौर पे भी, और मिडिल ईस्ट में वर्चस्व बनाए रखने के लिए अमेरिका को ज़रूरत हुई है इस चीज़ का। तो अमेरिका तो वर्चस्व के लिए भी रहा है और कुछ नहीं। अच्छा, उनको मतलब फ़ायदा होना चाहिए, डर दिखा के फ़ायदा हो जाए। डर दिखा के फ़ायदा। अच्छा, अभी ईरान में अभी 2-3 दिन पहले चाइना ने भी अपना अम्नेशन उतारा, अपना बम वगैरह उसको फ़ायदे के लिए दिया ईरान को। क्या इसमें जितना भी बम वगैरह दे रहा है सबका पैसा लेगा ईरान से या सिर्फ नॉर्मली मदद कर? देखिए, आज के डेट में गांव समाज में या कहीं भी देखिए, कोई किसी को फ्री में सपोर्ट नहीं, कहीं ना कहीं पर्सनल लाभ होता है। तो देश में भी यही देखा जाता है। अभी देखिए, अभी प्रेजेंट में रसिया उलझा हुआ यूक्रेन के साथ, अमेरिका का प्रतिद्वंदी अभी चीन माना जा रहा है, क्योंकि जीडीपी में भी आप देखिए तो सेकंड नंबर पे चीन है, फर्स्ट नंबर पे अमेरिका। औद्योगिक क्रांति भी चीन में व्यापक हो, लेकिन 1990 से पहले भारत और चीन एक ही जगह था। जितना हम डाउन थे उतना ही चाइना डाउन था। लेकिन चाइना में क्या हुआ, माओ की सरकार आया और उसने अमेरिका से जाके सीखा और आज देखिए कितना ग्रोथ है। देखिए, वहाँ पे जो है कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार 1959 से अब तक सिर्फ चेंज नहीं हुई है, सिर्फ वहाँ पे है कि उसका सुप्रीम लीडर चेंज होता है। तो वहाँ पे चुनाव नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। मतलब पाकिस्तान से वो पैसा लेगा ही लेगा। अब पैसा देखिए, अभी जैसे ईरान को सपोर्ट कर रहा है तो उसके बदले आने वाले समय में जब युद्ध शांति होगी तो बहुत सारा बंदरगाह है, वन बेल्ट रोड जो चीन का है वो पाकिस्तान से होकर आगे बढ़ेगा, ग्वादर पोर्ट पे जाती है। ग्वादर पोर्ट से हो सकता है दोस्ती बढ़े, क्योंकि युद्ध में सपोर्ट मिला है, दोस्ती बढ़े, हो सकता है ग्वादर से चाबहार तक उसको बढ़ाया जाए। तो चाइना तो चाह रहा है कि हमको कनेक्टिविटी मिले ताकि मेरा व्यापार और ज़्यादा बढ़े, रोड के माध्यम से बढ़े। तो सबका अपना अपना पर्सनल लाभ है। तो अभी खर्चा युद्ध के टाइम में किया ही जाएगा, सब देश चाहता है कि भविष्य में लाभ हो। अच्छा, जो कि मतलब भविष्य अभी युद्ध के टाइम में सपोर्ट हो, जो कि वहाँ की जनता और वहाँ की सरकार ये सोचे कि युद्ध के टाइम में चाइना हमारा सपोर्ट किया। जी। मतलब ईरान के साथ जो है चाइना और रसिया दोनों खुल के आ गए जी। और इजराइल के साथ जो है अमेरिका तो है खुल के, लेकिन अपना जो है अस्तित्व को भी वो खराब, इमेज को भी खराब पूरे वर्ल्ड के सामने करना नहीं चाहता है अमेरिका। लेकिन इजराइल का साथ अप्रत्यक्ष रूप से जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब भी कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है
तो इजराइल का इतना ज़्यादा जो फाइटर प्लेन ईरान में आके बमबारी करके वापस चला जाता है, वह 6 देश को क्रॉस करता है तब ईरान आता है। इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के बाद ही, चाहे वो मुस्लिम देश हो चाहे ईसाई देश हो, उसके बाद ही इजराइल का जहाज़, फाइटर जहाज़ जो है ईरान पहुंच पाता है, नहीं तो सक्षम नहीं था। इस कारण से हम कह सकते हैं प्रेम जी कि बहुत सारे मुस्लिम देश का भी समर्थन जो है इजराइल को है, चाहे वो जरिया अमेरिका। देखिए यहाँ पे मैं रुकना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए एक वैश्विक राजनीति होता है, एक क्षेत्रीय राजनीति। वैश्विक राजनीति में अभी आपने बोला कि जॉर्डन वगैरह सब सपोर्ट कर रहा है क्योंकि अपना वायु क्षेत्र को उपयोग करने दे दिया जा रहा है, ये उसकी मजबूरी है। देखिए मिडिल ईस्ट में ईरान अगर न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो वो अगल बगल वाले देश के साथ, जिसके साथ भी जो भी पड़ोसी है आज के देश में, किसी न किसी, जैसे देखिए अमेरिका को अभी प्रेजेंट में कनाडा के साथ विवाद हो रहा है कि तुम मेरे साथ मिल जाओ। भारत तो पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ हो रहा है। इजराइल तो देख ही रहे हैं कितना युद्ध लड़ चुका है, तो पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ है, वैसे तुर्की को साइप्रस के साथ जी साइप्रस के साथ है। तो ईरान को भी अपने पड़ोसी के साथ विवाद है और कोई पड़ोसी नहीं चाहेगा कि मेरा पड़ोसी न्यूक्लियर पावर हो जाए। अच्छा, ये पड़ोसी देश का मजबूरी हो सकता है, चाहे वो मुस्लिम कंट्री ही क्यों ना हो। ये उसकी मजबूरी हो सकती है कि नहीं, इजराइल का सपोर्ट किया ताकि परमाणु क्षमता को बनने से ईरान को रोका जा सके। ये हो सकता है। अच्छा, इस कारण से इजराइल को वो रास्ता दे, जी। या इजराइल का भयावह चेहरा देख के कहीं ऐसा तो नहीं उसको ऐसा लग रहा है कि अगर हम अभी इजराइल के साथ नहीं देंगे तो कहीं बाद में ईरान के साथ मिल के हमें ही ना कूटे इजराइल। क्योंकि पहला ईरान एक ऐसा देश था जिसने इजराइल को देश की मान्यता दिया था। ईरान ही ऐसा देश था जो कि ईरान और इजराइल की इतनी दोस्ती चल रही थी क्योंकि शिया देश पड़ रहा था ईरान, और इजराइल जो है यहूदी देश था, और सारे सुन्नी जो देश था मुस्लिम का वो सब एक साइड हो गया था। ईरान और इजराइल की दोस्ती का मिसाल दिया जा रहा था। लेकिन पिछले कुछ सालों से जबकि परमाणु का प्रॉब्लम हुआ है तब से दोनों की राजनीति में गर्माहट आया हुआ है और युद्ध का नौबत आ गया है। परमाणु एक ऐसा चीज़, अभी देखिए पाकिस्तान का कोई क्षमता नहीं है विश्व में, सब जानता है कि एक दिन का युद्ध वो नहीं लड़ सकता। लेकिन भारत को अगर कहीं ना कहीं परहेज करना पड़ जाता है कुछ हद तक, तो वो एकमात्र कारण है परमाणु। अच्छा, तो ये मिडिल ईस्ट में सारे देश ये जानते हैं कि अगर ईरान परमाणु संपन्न हो गया तो मैं इसको कभी रोक नहीं पाऊंगा, ये अपना मनमानी करेगा इससे। तो सारा पड़ोसी चाहता है कि किसी भी